जय हिंद साथियों, ज्ञान स्रोत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट पॉलिटी के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत अब तक हम लोगों ने 6 क्लास अपलोड कर दी गई। ये हमारे 7वें क्रम का लेक्चर है। अभी तक आप लोगों ने 6 क्लास नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन 6 क्लास को देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज की इस वीडियो के अंतर्गत डीपीएसपी को कंप्लीट तरीके से समझेंगे। इससे संबंधित पीवाईक्यू किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं, कुछ मॉडल पीवाईक्यू भी मैं लेके आया हूं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि इस टॉपिक से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी सभी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत डीपीएससी वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, एसएससी हो, व्यापम, रेलवे, ऑल स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जहां जीएस का पोर्शन है वहां पर डीपीएसपी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम डीपीएसपी का परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अलग अलग आर्टिकल में क्या लिखा गया है वो पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक प्रत्येक आर्टिकल को पढ़ेंगे। उसके बाद कौन कौन से संविधान संशोधन डीपीएसपी से संबंधित है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और अंत में कुछ केसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, और डीपीएसपी के संबंधित कुछ केस हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सामान्य जानकारी के अंतर्गत एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इसको वैसे ही ना लें, अच्छी तरीके से ध्यान दें। डीपीएसपी का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भारतीय संविधान के किस भाग में डीपीएसपी का उल्लेख है? भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक। किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। इनकी प्रकृति कैसी है? न्यायोचित, गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित का क्या अर्थ है? ऐसे प्रावधान जिनको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। मूल अधिकार न्यायोचित है, जिनको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। और डीपीएसपी किस प्रकृति के हैं? गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इससे संबंधित कुछ कथन है। डीपीएसपी को अनोखी विशेषता किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। संविधान की अंतरात्मा किसने कहा है? ग्रेविन ऑस्टिन ने। और ये एक बैंक चेक की तरह है जो बैंक की सुविधा अनुसार देय होता है, ये किसने कहा है? केटी शाह ने। सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया कथन यही है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब अलग अलग अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। तो हम लोगों ने मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा को समझा था, तो आप मूल अधिकार वाले टॉपिक को जाकर पढ़िए, वहां पर राज्य की परिभाषा को समझा गया है। राज्य की परिभाषा का वही उल्लेख है जिसका जो आर्टिकल 12 में समझाया गया है। अनुच्छेद 37 में इनकी प्रकृति के बारे में बताया गया है। इनकी प्रकृति किस प्रकार की है? गैर न्यायोचित। अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कल्याणकारी राज्य की चर्चा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की गई है, तो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की, वेलफेयर स्टेट की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत अलग अलग प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 39 में कानूनी सहायता की निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 40 पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 42 में मानवीय दशाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 43A श्रमिक भागीदारी के बारे में बात करता है, और अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के बारे में बात करता है। अब एक एक आर्टिकल को आप अच्छी तरीके से समझेंगे। अनुच्छेद
सबसे एग्जाम की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 39। इसके सब आर्टिकल भी आपको ध्यान रखने हैं। तो सब आर्टिकल के अंदर क्या है? 39A, पुरुष व स्त्रियों को पर्याप्त आजीविका के साधन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होने चाहिए। भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व और वितरण होना चाहिए। जो भौतिक संसाधन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन सभी तक होना चाहिए। आय एवं उत्पादन के साधनों का अहितकारी या केंद्रीकरण निषेध। जो उत्पादन के साधन है वो केंद्रीकृत नहीं होने चाहिए, सभी लोगों तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही कार्य उसको स्त्री और पुरुष कर रहे हो, दोनों के लिए अलग अलग कार्य वेतन रहेगा, नहीं, दोनों के लिए सेम वेतन होना चाहिए। तो स्त्री और पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा कहां पर की गई है? डीपीएसपी के अंतर्गत की गई है। स्त्री पुरुष श्रमिकों और बच्चों के प्रतिकूल रोजगार से बचाना। ऐसा कोई रोजगार में नहीं लगना, ऐसा कोई भी रोजगार जिसके अंतर्गत उनकी हेल्थ से संबंधित परेशानी हो, ऐसे रोजगार, प्रतिकूल रोजगार से बचाना चाहिए। जो रोजगार हेल्थ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, जैसे पहले जो गटर नाली वगैरह थी वो इंसानों के द्वारा साफ की जाती थी, तो कई लोगों की मृत्यु होने पर अब अधिकांश गटर और जो नालियां हैं वो मशीनों के द्वारा साफ की जाती हैं। बच्चों का शोषण होने से बचाना, तो हमने 39 के अंतर्गत अलग अलग आर्टिकल पढ़े, 39A, बी, सी, डी, ई और एफ। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि 39A, और कैपिटल में नहीं स्मॉल में याद करना है, क्योंकि 39A के अंतर्गत क्या बात की गई है? समान अवसर पर न्याय देना, निशुल्क कानूनी सहायता। तो निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 39A के अंतर्गत। तो आपको समझना होगा कि 39A अगर कैपिटल ए आती है तो इस आर्टिकल के बारे में पूछ रहे हैं, और अगर इस तरीके से आता है तो 39 के बारे में पूछा जा रहा है। या इनमें से कोई भी, मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों को समान वेतन का उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, और ऑप्शन में आते हैं 39A, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 43। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल सही है? 39, क्योंकि ये 39 के सब पार्ट है और ये 39 से अलग से आर्टिकल है। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि जो ए कैपिटल है या स्मॉल है, और कुछ भी नहीं है तो भी जो 39 के प्रावधान है उनको आपको टिक करना है। तो 39A में समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क कानूनी सहायता। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं होते, तो क्या उनको न्याय नहीं मिलेगा? जरूर। जो भी जिस भी न्यायालय में उनका मुकदमा चल रहा है वहां पर जो सरकारी वकील होते हैं उनको उनका केस सौंपा जाता है। तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको न्याय दिलाना हमारे संविधान का अधिकार है, हमारे संविधान में दिया गया है, ताकि गरीब अन्याय का शिकार ना हो। क्योंकि न्याय के लिए गरीब और अमीर होना जरूरी नहीं है, न्याय सबके लिए समान है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो आर्टिकल 39 अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में प्रश्न यहीं से आता है। कुछ मॉडल प्रश्न किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? भाग 4। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। डीपीएसपी को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा है? तो अभी हमने 3 कथन पढ़े थे, उसमें से जो सेकंड नंबर का कथन था वो किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है?
तो अभी आपको मैंने समझाया था कि इस तरीके से आर्टिकल आएंगे, तो कौन सा आर्टिकल आपको टिक करना है? 39, ना कि 39A। अगर इस तरीके से आते हैं तो आपको फिर सभी आर्टिकल लेंथ से याद होने चाहिए कि 39A के अंतर्गत क्या लिखा गया, बी के अंतर्गत क्या लिखा गया और सी के अंतर्गत क्या लिखा है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आते, ऐसे ही पूछा जाता है और इस तरीके से आर्टिकल दिए जाते। बस आपको 39 कैपिटल में है, उसको ध्यान रखना है कि उसमें उसमें निःशुल्क कानूनी सहायता की चर्चा की गई है। अब देखते हैं कि ग्राम पंचायत का उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, तो आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी, आपको रोजगार मिलना चाहिए। इसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। अनुच्छेद 42 में बताया गया काम की न्याय संगत और मानवीय दशा एवं मातृत्व लाभ। इसमें स्त्री अवकाश के बारे में बताया गया है। मानवीय दशाओं के अनुकूल आपका श्रमिक होना चाहिए, जो कार्य कर रहे हैं वो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। अनुच्छेद 43 में मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूर के बारे में बताया गया है कि मजदूरों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग उनको पैसे प्रदान किए जाएं या उनको जो उनकी मजदूरी है वो दी जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि मजदूरों से ज्यादा काम करवा लेते हैं और कम पैसे देते हैं, या कुछ लोग पैसे ही नहीं देते हैं। तो कुछ लोगों को क्या है, अपने अधिकार पता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से आपने कोई कार्य करवाया तो उसको उसके कार्य के अकॉर्डिंग पैसे जरूर दें। इसके बारे में उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। अनुच्छेद 43A में क्या बताया गया? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। जो उद्योगों के प्रबंधन वगैरह होते हैं उसमें श्रमिकों की भागीदारी होना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रबंधन किसके लिए बने रहते? श्रमिकों के लिए। तो श्रमिक ही बता सकते हैं कि उनको क्या परेशानी है। तो उनके प्रबंधन में जो मैनेजमेंट वगैरह है उसमें श्रमिकों की भागीदारी होना जरूरी है। 43B में क्या बताया गया? सहकारी समितियों का गठन। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 43B के अंतर्गत। आपको अनुच्छेद 40 याद रखना है और अनुच्छेद 43B याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आप सभी आर्टिकल ध्यान रखते हैं तो फिर आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप कुछ आर्टिकल याद करते हैं तो जिन आर्टिकलों पर मैं टिक करता जा रहा हूं आपको वो आर्टिकल ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 44, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आर्टिकल एग्जाम के दृष्टिकोण से। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो कौन से अंतर्गत अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? कौन सा था? गोवा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अब तक कितने राज्यों ने समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा, और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? ये हमने कल के लेक्चर में ही पढ़ा था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बताया गया एसटी, एसटी, ओबीसी को शैक्षणिक और आर्थिक हितों की वृद्धि करना, तो इसके लिए उनको आरक्षण वगैरह दिया जाता है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत बताया गया पोषण स्तर को ऊंचा करना और मदिरा निषेध करना। तो जो आपके खाने के सामान होते हैं उनके लिए जैसे फसाई वो जैसे अलग अलग फूड सेफ्टी ऑफिसर वगैरह होते हैं, जो जाकर अलग अलग दुकानों में जांच करते हैं कि ये सामान सही है या नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नकली चीजें हैं। नकली पनीर, नकली अंडा, सब चीज नकली मिल रहे हैं। नकली दूध, दूधों में अलग तरह के केमिकल, नकली मिठाइयां, तो इन सभी की जांच करना
ताकि लोगों के जो लोग खाना खाते उनको स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो आपने कई बार न्यूज में देखा होगा या सुना होगा कि उस होटल में खराब खाना मिलने से इतने लोगों के स्वास्थ्य पर बिगड़ गया या उनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके बारे में कहां पर बताया गया है कि उनको उनकी स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग खाना मिलना चाहिए। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषण स्तर ऊंचा करना। अब देखते हैं अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। आप कृषि और पशुपालन से संबंधित संगठन बना सकते हैं। पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए सरकार क्या करती है? राष्ट्रीय उद्यान, इनके लिए भी सरकार ने अनुसंधान वगैरह बनाए हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को, स्थानों को, धरोहरों को संरक्षण करना। जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या मंदिर वगैरह है, उनकी धरोहर की रक्षा करना किसका अधिकार? संसद को, सरकार को इसकी रक्षा करनी चाहिए। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक। तो भारत में न्यायपालिका अलग होती है, कार्यपालिका का कार्य अलग होता है, न्यायपालिका का कार्य अलग होता है। इसके बारे में कौन से आर्टिकल में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 50 में। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना चाहिए। अगर कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण नहीं होता तो सरकार मनमानी इच्छा कर सकती थी, कोई भी बिल ला सकती थी, उसको लागू कर सकती थी। अब सरकार कोई भी कानून ला सकती है, लेकिन अगर उन लोगों के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं, और संविधान के अकॉर्डिंग न होने पर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को हटा सकता है। तो वर्तमान में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होना जरूरी है, क्योंकि दोनों का अलग अलग होने से जो कानून व्यवस्था है उसमें संतुलित बना रहता है। कार्यपालिका का उल्लेख क्या होता है? उद्देश्य कानून बनाना, और न्यायपालिका कानून की जांच करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 51। तो हमारी विदेश पॉलिसी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। हम किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं करते, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक सभी आर्टिकल अच्छी तरीके से कवर किए हैं। अगर आपको कोई आर्टिकल समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर हमें ये आर्टिकल समझ में नहीं आता। आपको एक सभी आर्टिकल ध्यान रखने हैं, आपको सभी आर्टिकल ध्यान रखने हैं 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, जिससे आपका कोई चलिए कुछ मॉडल प्रश्न देख लेते हैं, एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। जब हम आर्टिकल पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने समझा था कि अनुच्छेद 40 एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो आपको सभी आर्टिकल याद रखने हैं, फिर भी जिन जिन आर्टिकलों पर मैंने टिक किया था आपको वो आर्टिकल तो ध्यान ही रखने हैं। तो ग्राम पंचायतों का गठन वाला आर्टिकल अनुच्छेद 40 किस आर्टिकल में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, तो मैंने आपको समझाया था कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस तरीके से अलग है। कार्यपालिका का काम होता है कानून बनाना, न्यायपालिका का कार्य होता है कानून की जांच करना। तो किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। पर्यावरण का संरक्षण और वन्यजीवों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 48 ए के अंतर्गत। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ज्ञान स्रोत एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, और
इस सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर इस पूरी सीरीज को जितने भी लेक्चर इसमें हो चुके हैं आप देख लीजिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेसिक से पढ़ना। आप बीच से पढ़ेंगे, जैसे अभी अनुच्छेद 36 में लिखा गया था राज्य की वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में लिखी है। अब आपने आर्टिकल 12 नहीं पढ़ा है, मूलाधिकार वाला टॉपिक आपने अगर नहीं पढ़ा है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा गया है, राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो किसी भी टॉपिक को एक सीक्वेंस में एक सिस्टमिक वे में पढ़ने से आपके सभी डाउट क्लियर हो जाते हैं, कोई भी डाउट नहीं बचता है। इसलिए आप सभी इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर से लेकर अभी तक के सभी लेक्चरों को देखें। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको वह भी समझ में नहीं आता तो जो अगला लेक्चर अपलोड किया जाएगा उसके अंतर्गत आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अब डीबीएसपी में संविधान संशोधन किए गए, हमने देखा था कि मूलाधिकार में भी संविधान संशोधन किए गए। तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से डीपीएसबी को संविधान में जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 39 से, जिसमें हमने निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में पढ़ा था। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में पढ़ा था। 39 बच्चों के विकास के बारे में पढ़ा था। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण संरक्षण और सुधार के बारे में पढ़ा था। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए आपको ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, या डीपीएसपी में क्या 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। तो आपको सभी ध्यान रखनी है कि कौन सा अनुच्छेद किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आय, सुविधाओं और अवसर की समानता को दूर करना, अनुच्छेद 38 का सब आर्टिकल 2, अनुच्छेद 38(2) कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है। कई बार यह भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए। जैसे अनुच्छेद 45 की परिभाषा में बदलाव किया गया कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के अनुच्छेद 21(a) जो हमने मूलाधिकार के अंतर्गत पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। और कल हम लोग जो मूल कर्तव्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे आर्टिकल 51 का, उसको भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। 57वां संविधान संशोधन एग्जाम की दृष्टिकोण से ये दोनों संविधान संशोधन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 57वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या ऐड किया गया था, तो सहकारी समिति, आपको सहकारी समिति भी ध्यान रखना है और अनुच्छेद भी ध्यान रखना है। दोनों चीज आपको ध्यान रखना है कि सहकारी समितियों का प्रावधान 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 43(b) भी कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, 57वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। कई बार कुछ केसेस से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्व, दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है या किसका ज्यादा महत्व है। तो किसका ज्यादा महत्व है, तो 1951 में चंपाकम दोराई राजन मामला हुआ था, उसमें बताया गया था कि फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार डीपीएसपी से ऊपर है। फिर जो 1967 में गोलकनाथ मामला हुआ था, उसमें बताया गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में को छीन नहीं सकती।
मतलब संशोधन कर सकती है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है फंडामेंटल राइट में। आपने देखा कि डीपीएसपी में भी संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद जो 24वां 25वां संविधान संशोधन, 24 में बताया कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, और अनुच्छेद 25 में बताया गया कि अनुच्छेद 39 बी और सी, हमने 39 आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंतर्गत ए बी सी अलग अलग सब आर्टिकल पढ़े थे। तो 39 बी और सी को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर खारिज नहीं होंगे। मतलब अनुच्छेद 14 व 19 में क्या उल्लेख किया गया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको सभी लेक्चर एक क्रम से देखने हैं। अब आपको, अगर आपने मूल अधिकार वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है। तो आपको इसके लिए हमारा मूल अधिकार वाला जो लेक्चर है उसको आपको जाकर देखना होगा। उसमें बताया गया था कि जो अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर खारिज नहीं होंगे। अगर 39 बी और सी में जो प्रावधान लिखे गए वो इस आधार पर खारिज नहीं होंगे कि अनुच्छेद 14 और 19 का हनन करते हैं। उसके बाद केशवानंद भारती मामला हुआ था, जिसमें बताया गया था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं। तो जो मूल ढांचा है उसके बारे में भी हम लोगों ने कल जो हमारा मूल अधिकार वाला लेक्चर था उसके अंतर्गत हम लोगों ने मूल ढांचे के बारे में समझा था, और इस केस के बारे में भी समझा था कि जो मूल ढांचे का प्रावधान है या मूल ढांचा किस केस के अंतर्गत आया था। तो केशवानंद भारती मामले के अंतर्गत। सबसे आखिरी निष्कर्ष मिनर्वा मिल्स मामला हुआ था। इसमें बताया गया था कि संविधान में फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार और डीपीएसपी के संतुलन पर टिका हुआ है। ना तो संविधान में फंडामेंटल राइट ऊपर है, ना ही मूल अधिकार, दोनों का संतुलन है। इसके आधार पर हमारा संविधान टिका हुआ है। दोनों में से कोई ऊपर नहीं है, दोनों संतुलित है। अंततः क्या निष्कर्ष निकलता है कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों में संतुलन स्थापित हमारे संविधान में किया गया है। अब इसका वर्णन हमारे संविधान में कहीं भी मूल अधिकारों, कहीं भी डीपीएसपी का विभाजन नहीं किया गया है। जिस तरीके से इस स्लाइड में दिया गया है कि समाजवादी विचारधारा से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल है, गांधीवादी विचारधारा से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल और उदार और बौद्धिक विचारधारा से संबंधित कौन से आर्टिकल। यह बढ़ीकर संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं है, बल्कि अध्ययन की सुविधा के लिए है। जैसे कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल समाजवादी विचारधारा से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 ये सभी आर्टिकल समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। गांधीवादी विचारधारा से क्या संबंधित है, तो आप सोच सकते हैं कि जो गांधी जी उनके विचार अधिकांश गांव से संबंधित है। तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 40, 47, 48। आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये याद नहीं होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप लोग मेंस वगैरह लिखते हैं तो वहां पर इस तरीके से विभाजन किया जाता है डीपीएसपी का। ठीक है, तो आपको इतना लोड लेना नहीं है कि सर हमें ये याद ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इसको। अब आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले रखना है कि इनकी सकारात्मक प्रकृति के हैं। कथन आपको याद रखने हैं। सबसे चर्चित कथन है इसमें जो हमने पढ़ा था कि जो बैंक के चेक वाला कथन था वो किसने बोला था, केटी शाह ने बोला था। उसके बाद किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उसके अलावा जो आर्टिकल 39 है उसके सभी प्रावधान ए बी सी सभी प्रावधान आपको याद करने हैं। तो इस तरीके से आपको
अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अगर सभी आर्टिकल याद होते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं होते तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको जरूर याद करने हैं। तो मॉडल जो क्वेश्चन है वो सभी पीवाईक्यू हैं, जिसके आधार पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद इस तरीके से वन लाइन फैक्ट के लिए आप लिख दीजिए तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या था, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो मैंने आपको बताया था कि वो आर्टिकल ध्यान रखना है। तो किस आर्टिकल के माध्यम से जोड़ा गया था, 97 संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन सा आर्टिकल था, 43B। केशवानंद भारती केस में मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो मूल ढांचे का प्रावधान किस केस से संबंधित है, केशवानंद भारती मामले से संबंधित है। यह एक बैंक चेक की तरह, किसने कहा था, ये कहा था केटी शाह ने कहा था। मातृत्व लाभ या मातृत्व अवकाश की चर्चा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता को कौन से आर्टिकल, 39 आर्टिकल को किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। किस केस में बताया गया था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संतुलन स्थापित, तो किस केस में बताया गया था, मिनर्वा मिल्स मामले में बताया गया था। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए समान नागरिक संहिता क्वेश्चन आया, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन ए 42वां अनुच्छेद, 43, 44, 46, इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ लेने से वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, आपको उससे संबंधित पीवाईक्यू लगाने होते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आप टॉपिक पढ़ लो और क्या क्या इंपोर्टेंट है ये कैसे पता चलेगा, जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस टॉपिक से इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उस तरीके से उस टॉपिक को पढ़ना है। अभी हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। जैसे ही हमारा थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट होता है या साथ में अगर संभव हो सका तो हम साथ में पीवाईक्यू की सीरीज भी स्टार्ट करें, जिसके अंतर्गत जिस तरीके से हम लोगों ने थ्योरी को पढ़ा है अलग अलग टॉपिक के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत जैसे कल हमने मूल अधिकार वाला टॉपिक किया था, तो जब हम पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसके अंतर्गत 50 से 100 क्वेश्चन लाया करेंगे और वो एक टॉपिक से संबंधित होंगे। जैसे मूल अधिकार से संबंधित विभिन्न एग्जामों, जितने भी एग्जाम है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और जैसे ही हमारे चैनल पर 1 या सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, वैसे ही हम लोग आधुनिक भारत की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से अभी हम पॉलिटी को अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ेंगे, साथ में उसकी पीवाईक्यू की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो आपको आधुनिक भारत की थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जैसे ही हमारे चैनल पर 1 या सब्सक्राइब होते हैं वैसे ही हम आधुनिक भारत की सीरीज स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।